गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर में हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति के बारे में। हम लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पर हमने कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति का अध्ययन किया और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होने से है। यानी यहाँ पे किस चीज़ में पहले फ़र्क आ रहा है? पहले आपकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट बढ़ रही है और आप जानते ही हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि उसकी वस्तु की कीमत उसके उत्पादन की लागत से कम हो। ऐसी परिस्थिति में व्यापारी उत्पादन करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि चूँकि लागतों में वृद्धि की वजह से कीमतों में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार ये है मुद्रास्फीति लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। इस स्थिति का प्रारंभ पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तुओं की लागत अथवा वस्तुओं की पूर्ति कीमतों में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, सप्लाई प्राइस यानी एक व्यापारी किसी वस्तु को मार्केट में लेकर आता है तो उसकी सप्लाई प्राइस यानी वो कितने में बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर उसे ये सप्लाई प्राइस नहीं, ठीक है, ये कीमतों के थ्रू, तो वह क्या करेगा? सप्लाई बंद कर दे। यानी यह पूर्ति के लिए मार्केट में वस्तु की पूर्ति के लिए आवश्यक कीमत होती है, जिसे एक व्यापारी को प्राप्त होनी अनिवार्य है, अदरवाइज़ वह उत्पादन नहीं करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन लागतों में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के मुकाबले श्रमिकों की मजदूरी में अधिक वृद्धि, यानी आप कह सकते हैं कि कॉस्ट में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। आप ऐसा इसमें देखिए, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका साफ मतलब समझ में आ रहा है कि उत्पादन के साधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, या हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन महंगे हो गए होंगे। उत्पादन के साधन कौन से हैं? श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साहस है। ठीक है, तो इन साधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और ये बढ़ोतरी इनकी प्रोडक्टिविटी यानी प्रति इकाई साधन उत्पादन में जो योगदान कर रहा है वो उसकी उत्पादकता कहलाती है। उस उत्पादकता से अधिक इनकी कीमतों में, इन साधनों की कीमतों में वृद्धि होने से आप कह सकते हैं लागतों में वृद्धि होती है, और इन लागतों की में वृद्धि से तैयार माल की पूर्ति कीमत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि, ऊंची कीमत निर्धारण अथवा उत्पादकों द्वारा अपना लाभ मार्जिन बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण से हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है, यानी उनको लगाने, यानी उद्योग जो आप कीमत दे रहे हैं, जो उनकी आय होती है, उस कीमत में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की कॉस्ट बढ़ जाती है, और उस कॉस्ट में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की जो पूर्ति कीमत होती है, प्राइस होती है, वह बढ़ जाती है। तो यह मुद्रास्फीति को जन्म देती है। कभी कभी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने अथवा श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति में भी उत्पन्न हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही उत्पन्न होती है, ये पूर्ण रोजगार से की स्थिति में भी उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ऐसी स्थिति में भी उत्पन्न हो सकती है जब आपके साधन पूरी तरीके से यूज में नहीं आ रहे हैं, तब भी इस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि OX अक्ष पर हमने वास्तविक उत्पादन को लिया है, या हम इसको आय की मांग व पूर्ति भी कह सकते हैं, ये OX अक्ष पर। ठीक है, ये आपका, इसके बाद में जो आपके ये OY अक्ष पर हमने कीमतों को लिया है, और समग्र पूर्ति वक्र जो कि आपको पता चल रहा है AS0 और AD0, ये जहाँ इनिशियल प्रारंभिक संतुलन कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? E0 पर।
इस पॉइंट पर आप देखिए कीमत है P0 और आप कह सकते हैं वास्तविक उत्पादन जो मार्केट में आया है और जो कंज्यूम किया जा रहा है वो आप यहाँ पर इस मान को यहाँ पे आप Y0 कर दीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि लागतों में वृद्धि हो गई है। अब लागतों में वृद्धि होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप ये देखिए कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट होकर पीछे की तरफ गया और ऊपर की तरफ खिसक गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो AS0 से AS1 ये आपका जो सप्लाई कर्व है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, जो बता रहा है कि पूर्ति कम हो गई है, या आप कह सकते हो कि उतनी ही पूर्ति के लिए आपको ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से अगर मान लीजिए लागतों में और वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप ये कर्व और आगे पीछे की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जो कि बढ़ती हुई कीमतों को बता रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम ये मान लेते हैं कि समग्र मांग वक्र स्थिर है, यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ पूर्ति में परिवर्तन आने की वजह से आप ये देखिए कि कीमतों में क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीमतें P0 से P1 और P1 से P2 इस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं, यानी बढ़ रही है कीमतें। ठीक है। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि पूर्ति वक्र पीछे की तरफ ऊपर की तरफ आपके शिफ्ट हो रहा है। अगर ये आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि लागतों में कमी आने की वजह से सप्लाई बढ़ा दी गई है। इन केस अगर ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होती है कि लागतों में कमी आ गई है और सप्लाई बढ़ाई जा रही है, तो आपका जो सप्लाई कर्व है ये इस तरह आगे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आगे शिफ्ट होकर आपकी कीमतों में कमी कर देगा। ठीक है। तो लागतों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी वस्तु की सप्लाई और उसकी कीमतों को निर्धारित करने में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नया संतुलन हमें प्राप्त हो रहा है E1 और E2 ये बढ़ी हुई कीमतों पर हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं ये सब कैसे हो रहा है, ये हो रहा है लागतों में वृद्धि की वजह से कीमतों में वृद्धि हो रही है। यानी कीमत स्तर में वृद्धि किस कारण हो रही है, लागतों की वृद्धि की वजह से कीमतों में वृद्धि हो रही है। आगे हम देखते हैं और बहुत सारी मुद्रास्फीति हैं, इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम कर चुके हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हीनार्थ प्रेरित स्थिति, डेफिशिएट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति नोट छाप कर करती है तो इससे क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा लेकर आएगी और इससे लोग क्या करेंगे, वस्तु की ज़्यादा डिमांड करेंगे और वस्तु की सप्लाई अगर स्थिर है तो ऐसी परिस्थिति में बढ़ी हुई मांग पर सप्लाई स्थिर होने पर कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी और इस प्रकार जो कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति होगी वह मुद्रास्फीति कौन सी कहलाएगी, हीनार्थ प्रेरित स्फीति। इसे प्रोफेसर पॉल ईजिंग ने बजटीय स्फीति कहा है। नेक्स्ट लाभ स्फीति, प्रॉफिट इन्फ्लेशन। अब अगर मान लीजिए कि युद्ध काल में उद्योगपतियों के लाभ में वृद्धि हो जाती है और वह इस लाभ को मशीनों या अन्य इन्वेस्टमेंट या कुछ भी कह सकते हैं कि अन्य चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं मशीनों और अन्य भावों के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, यानी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी इसके परिणाम स्वरूप, और यह है लाभ स्थिति कहलाएगी। नेक्स्ट है खुली तथा दबी मुद्रास्फीति, ओपन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब लोगों की बढ़ी हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण व्यय की जाती है, ठीक, तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, इसे खुली स्फीति कहते हैं। यानी आप उपभोग पर, गवर्नमेंट के द्वारा उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है और सिर्फ उपभोग बढ़ गया है और इस ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है, इस वजह से यह है खुली मुद्रास्फीति कहलाएगी। इसी प्रकार से जब उपभोग पर कोई ना कोई नियंत्रण लगाया जाता है, जैसे कि वस्तुओं की राशनिंग कर दी जाती है या इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, या मनोवैज्ञानिक कारणों के द्वारा भी आप उपभोग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि वस्तुओं की कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया जाता है,
कृत्रिम अभाव कैसे उत्पन्न किया जाता है कि मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास में वस्तुएं हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि इन वस्तुओं को ब्लैक, आप कह सकते हैं काला बाजारी कर रहा है। काला बाजारी कैसे है? काला बाजारी का मतलब है आप लीगल मार्केट में वस्तु नहीं बेच रहे हो, आप इलीगल मार्केट के लिए वस्तुओं को रख पा रहे हो और वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर रहे हो ताकि सीमित वस्तुओं की अधिक कीमतें बढ़ सके और उससे लाभ कमाया जा सके। तो ये सारे कारण भी ऐसे आप कह सकते हैं दबी हुई मुद्रास्फीति। दबी हुई क्यों? क्योंकि इसका प्रयास किया गया है दबाने का, लेकिन फिर भी कीमतें तो बढ़ रही हैं। और प्रयास कैसे कर रहे हो आप? या तो आप उपभोग को कम करने की कोशिश कर रहे हो सरकारी नियंत्रण के द्वारा, या राशन के द्वारा आप उपभोग कम कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो कि इतना ही पर्टिकुलर आपको है ना सामान मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप एक तरीके से क्या है, इससे क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि अभाव हो रहा है वस्तुओं का, और इस अभाव में क्या करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या जब वस्तुओं का अभाव उत्पन्न होता है तो उस वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यह है आपकी दबी हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्ण व आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति। प्रोफेसर किन्स के अनुसार पूर्ण मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में वृद्धि करती है, जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा मात्रा में वृद्धि होने से आंशिक रूप से उत्पादन बढ़ता है और आंशिक रूप से मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। अतः पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मूल्यों में जो वृद्धि होती है वह आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति, हम इसे पार्शियल या सेमी इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है? पूर्ण रोजगार का मतलब है कि साधन जो है आपका कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारे साधन क्या है? रोजगार में लगे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो उत्पादन होगा वो उत्पादन है पूर्ण रोजगार का उत्पादन। अब पूर्ण रोजगार का स्तर आने से पहले अगर मान लीजिए कीमतों में वृद्धि हो रही है तो ये है आपकी क्या है किन्स के अनुसार अर्ध मुद्रास्फीति। क्यों है? क्योंकि कीमतों में वृद्धि कहीं ना कहीं व्यापारियों को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहेंगे। क्योंकि उनकी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि से वे लाभ कमाना चाहेंगे, इसलिए वो उत्पादन में वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार जो पूर्ण रोजगार से पहले जो मुद्रास्फीति होती है वह क्या करती है? आपके उत्पादन और कीमत दोनों में बढ़ोतरी करती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद में मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ कीमतों में वृद्धि करेगी। और इस प्रकार जो मुद्रास्फीति होती है वह पूर्ण रोजगार के बाद वाली जो मुद्रास्फीति होती है उसे किन्स ने पूर्ण रोजगार मुद्रास्फीति या पूर्ण मुद्रास्फीति के रूप में संबोधित किया है। नेक्स्ट है अधिविनियोग मुद्रास्फीति या ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। जब देश में क्षमता से अधिक पूंजी का विनियोग किया जाता है तो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तीव्र वृद्धि होने से उनके मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति को अधिविनियोग स्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि पूंजी का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तीव्र वृद्धि होती है तो उसकी वजह से जो मूल्य में वृद्धि होती है, यानी आप क्या कर रहे हो कि मशीनों का निर्माण करने के लिए मशीनों के लिए आप उनकी मांग कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि मशीनों की मांग बढ़ रही है और ये मशीनों की मांग क्या कर जाके लागतों में वृद्धि कर देगी। नेक्स्ट है विदेशी नियंत्रण स्फीति। अब आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन नीति का अनुसरण किया जाता है तो वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति घटने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे ही व्यापार नियंत्रण स्फीति की संज्ञा दी जाती है। नॉर्मली हर एक देश क्या करता है कि निर्यातों को बढ़ाने की कोशिश करता है, आयात को घटाने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि देश का जो घरेलू मार्केट है वहाँ पर वस्तुओं की कमी उत्पन्न हो जाएगी। ये वस्तुओं की कमी कहीं ना कहीं कीमतों में बढ़ोतरी करेगी और इस प्रकार जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी वह व्यापार नियंत्रित स्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट है अवमूल्यन जनित स्फीति। जब देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर दिया जाता है तो अन्य बातों के समान रहते हुए आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होने से देश में उपलब्ध पूर्ति घट जाती है और मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे अवमूल्यन जनित स्फीति कहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, अवमूल्यन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमतों में कमी करना दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में। अब चूँकि जब आप अपने देश की मुद्रा की वैल्यू में कमी करोगे दूसरे देश के मुकाबले में
में, तो दूसरे देश के लोगों के लिए हमारे देश की वस्तुओं को खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम है। ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को लेंगे, यानी हमारा निर्यात बढ़ जाएगा और हमारा आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए दूसरे देशों की जो मुद्रा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ऐसी परिस्थिति में दूसरे देश की वस्तु और सेवाओं का मूल्य भी हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो हमारा आयात तो हो जाएगा कंट्रोल और निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्यों कि ऐसी स्थिति में आपके निर्यात में वृद्धि होने से देश में जो उपलब्ध पूर्ति है वह घट जाएगी, और जब देश में पूर्ति यानी देश की मांग के अनुसार सप्लाई अगर कम हो जाती है तो इस प्रकार से मूल्यों में वृद्धि होगी और ये मूल्य में वृद्धि आपके अवमूल्यन जनित स्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब बी कारण, जब जैसा कि हमने मुद्रास्फीति के जो विभिन्न रूप प्रकार दिए थे उसमें हमने ए पार्ट कर लिया है, बी के ऊपर चलते हैं। मुद्रास्फीति, वार टाइम इन्फ्लेशन, ये आप शब्दों को समझिए। युद्ध के समय युद्ध के लिए आप अनुत्पादक व्यय करते हैं और वस्तु और सेवाओं की मांग में जो इसकी वजह से अप्रत्याशित वृद्धि होने से मूल्य में वृद्धि होती है। कैसे होती है? आपने देखा है कि युद्ध के समय हमारा रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये रक्षा व्यय क्या है? अनुत्पादक है। अनुत्पादक कैसे है ये? क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये तो देश की रक्षा के लिए किया जा रहा है व्यय है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि गवर्नमेंट खर्च कर रही है, खर्च करने की वजह से लोगों के पास में पैसा आ रहा है, पैसा आने से लोग मांग करेंगे तो कीमतें बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो ये इस प्रकार की मुद्रास्फीति कैसे कहलाएगी? युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट है युद्ध उत्तरकालीन स्थिति, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोग व व्यय किया जाता है, पर वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति तत्काल नहीं बढ़ती और मूल्यों में जो वृद्धि होती है इसे युद्ध उत्तरकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी पोस्ट वार के बाद में आप ये देखिए कि हर देश अपने रिकन्स्ट्रक्शन में लगा हुआ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने में लगा हुआ रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह खर्चा करेगा और खर्चा करेगा तो चूँकि उत्पादन तो उसी टाइम तो हाथों हाथ तो बढ़ेगा नहीं, वो टाइम पीरियड लेगा उत्पादन बढ़ने में। तो वो जो टाइम पीरियड जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक मांग बढ़ेगी और मांग की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी होगी और ये कीमतों में बढ़ोतरी क्या करेगी? मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है शांतिकालीन विकास स्फीति, पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। इस प्रकार की मुद्रास्फीति क्या है? जब सरकार आर्थिक विकास कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय करती है, जिससे अल्पकाल में मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर भी उत्पादन वृद्धि में कुछ समय लगने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे विकास स्फीति कहा जाता है। शांतिकाल के टाइम में आप देखिए कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाती है। ऐसे प्रोजेक्ट क्या है कि लंबे टाइम के का आउटपुट लंबे टाइम में आउटपुट देते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में इस तरीके के प्रोजेक्ट अपने आप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। तो ये है विकास स्फीति कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में अगर मान लीजिए बांध का निर्माण किया जाता है, तो चूँकि बांध का निर्माण तो काफ़ी, बांध से जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो तो काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन उसके निर्माण के टाइम में जो आप खर्चा कर रहे हो वह कहीं ना कहीं वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाएगा और इस वजह से उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। आगे हम देखते हैं गति के आधार पर मुद्रास्फीति। गति के आधार पर मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि मूल्य गति के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 भागों में कौन कौन से हैं आप ये देख सकते हैं। इसको आप अगर डायग्राम में देखें और एक्स अक्ष पर हमने अवधि वर्ष लिया है, टाइम पीरियड लिया है, और ओ वाई पर हम ले रहे हैं मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि। अब आप देखिए कि रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, ये तब होता है जब आपके वार्षिक वृद्धि है, जो मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गति है आधा से 8% के बीच में हो, तो इस प्रकार का रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार कहलाता है। इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है चलता हुआ मुद्रा प्रसार। आप डायग्राम देखते रहिए साथ में। चलता हुआ या गतिशील, आप इसे वॉकिंग कह सकते हैं, मूविंग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। जब मूल्यों में वृद्धि की गति कुछ तेज हो, जैसे कि आधे से 2% के बीच में वृद्धि हो वार्षिक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? चलता हुआ मुद्रा प्रसार। इसके आगे हम देखते हैं दौड़ता या भागता हुआ मुद्रा प्रसार, यानी रनिंग इन्फ्लेशन, यानी भागती हुई मुद्रास्फीति। जब मूल्यों में बढ़ने की गति कुछ तेज हो जाती है और मूल्य असामान्य ढंग से तीव्रता से बढ़ने लगते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि 3%
से 6 होती है, 3 से 6% की जो मूल्यों में वृद्धि होती है वह मुद्रास्फीति आपकी कौन सी कहलाती है? भागती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है उछलता कूदता मुद्रा प्रसार यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब युद्ध अथवा आर्थिक संकट के कारण मूल्यों में अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है और जब मूल्यों में वार्षिक वृद्धि दर 10% से अधिक हो तो उसे उछलता कूदता मुद्रा प्रसार कहा जाता है। यहाँ आप देखिए कि इसकी जो रफ्तार है, आप ये रफ्तार देखिए कि हर साल, आप यहाँ देखिए हर साल इसकी जो रफ्तार है, इस रफ्तार में जो ये बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम इसको लेते हैं तो ये वृद्धि दर 10% या उससे ऊपर होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को आप कह सकते हैं दौड़ता या भागता हुआ मुद्रा प्रसार कहा जा सकता है। ठीक है। तो से पूर्ववर्ती स्थिति प्री फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज, किन्स ने इसे अर्ध मुद्रास्फीति की यानी सेमी इन्फ्लेशन स्टेज कहा है। ये इन्फ्लेशन स्टेज कब आती है? ये इन्फ्लेशन स्टेज आपके आती है जब आप पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति में मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद उत्पादन के मूल्यों में भी वृद्धि होती है। और इसके साथ में आप ये देख सकते पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति, इसमें क्या होता है? इसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में वृद्धि होने से मूल्यों में बढ़ने की गति धीमी होती है तथा अगर अल्पकाल में मूल्य बढ़ भी जाते हैं तो कुछ समय बाद ही उत्पादन में वृद्धि मूल्यों में कमी लाती है। अतः मूल्यों के बढ़ने की गति धीमी होती है और जो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति के समीप जाती है मूल्यों में वृद्धि की दर बढ़ती है। इसे किन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति की स्थिति कहा है। यानी आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कीमत बढ़ रही है, कीमत की वजह से व्यापारी लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं, तो कीमत और उत्पादन दोनों बढ़ रहा है। उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी है और आप कह सकते हैं कीमतों में भी वृद्धि की गति धीमी है। तो इस परिस्थिति में जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी वह मुद्रास्फीति क्या है? पूर्ण रोजगार से पहले की मुद्रास्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की स्थिति। पूर्ण रोजगार स्तर पर अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उत्पादन स्थिर रहने से मूल्य में वृद्धि की दर बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति का जोर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज। पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरांत उत्पादन स्थिरता के कारण मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि को जन्म देती है जिसका नियंत्रण सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है और भयंकर दुष्परिणाम इससे निकलते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का अगर भयंकर रूप कहा जाए तो ये जो तीसरे नंबर की जो हम स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे भयंकर रूप है मुद्रास्फीति का, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि कीमतों में उससे तेज गति से वृद्धि लेकर आएगी। ये भी स्थिति खतरनाक है, लेकिन ये उससे कम है पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति से। और इस प्रकार की ये जो स्थिति है पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति, ये तो मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी कुछ सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यापारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्या मुद्रा प्रसार एक क्षय रोग है? हमें इसका अध्ययन करना है कि क्या इसकी हम क्षय रोग का मतलब आप समझिए टीबी, है ना? तो क्या टीबी से इसकी तुलना की जा सकती है? जैसा कि क्षय रोग में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज इसकी जो है वह कम खतरनाक होती है, सेकंड स्टेज इसकी भयावह होती है और अंतिम स्थिति इसकी भयंकर और असाध्य होती है। इसी प्रकार से मुद्रास्फीति भी प्रथम अवस्था में कम, द्वितीय अवस्था में कुछ अधिक तथा अंतिम अवस्था में सबसे अधिक भयानक सिद्ध होती हैं। इस कथन के लिए हमें मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का अध्ययन करना जरूरी होगा, तो इसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट।